वेलकम टू यूपी अध्ययन। ये हमारा नया प्रयास है। कोशिश करेंगे कुछ दिन चले, रिस्पांस मिला तो इसको जारी रखा जाएगा। इस प्रयास में हम दैनिक जागरण जो कि राष्ट्रीय संस्करण है उसको बहुत ही कम समय में पूरा करेंगे और जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे। आपको पता है जो पहला पॉइंट है, हॉर्मुज स्ट्रेट का जो संकट है उसके कारण लगातार पेट्रोल, फ्यूल और फर्टिलाइज़र वगैरह के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने 3F यानी 3F जैसे मेंस लिखते हैं तो आप इन सब पॉइंट का यूज कर सकते हैं। 3F कौन सा है? फ्यूल यानी कि जो पेट्रोल और डीजल जिससे बनता है, क्रूड ऑयल से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, क्रूड ऑयल। दूसरा है फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक, और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो कि हमारे आपको पता है 600 बिलियन से भी डॉलर से ज़्यादा है और 700 बिलियन के आसपास है, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कौन से? 3F का। कहाँ पे इसका प्रयोग? आप IR में होगा। आपको पता है क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, हमें ज़्यादा डॉलर अब खर्च करने पड़ रहे हैं जिससे हमारे देश में भी क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जिससे हमारी इंडस्ट्री से लेकर पूरी आर्थिक जो हमारा सामान्य जनजीवन है सब पर प्रभाव देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है। हम जो खेती के लिए फर्टिलाइज़र पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, आयात करते हैं, हम एक इम्पोर्टर देश है, हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हमारे डॉलर जाते हैं, खर्च करना पड़ता है। और तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि अभी मोदी जी ने 7 अपील की थी तो उसमें था कि गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि हम जब गोल्ड खरीदते हैं तो हमें विदेशों को किस में पेमेंट करना पड़ता है? हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम होता है, ठीक है। अगली न्यूज है, पश्चिम एशिया संकट के बीच क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। आपको पता है जो होर्मुज जल संधि का जो संकट है, स्टेट का संकट, उसके उसके कारण क्या हो रहा है? आर्थिक परिणाम वही, पेट्रोल वगैरह महंगा हो रहा है। हिंद जो क्वाड का मुख्य कहाँ पे फोकस है? क्वाड जो कौन कौन से देश है? क्वाड है USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और जो इसका मुख्य फोकस है हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक की जो सुरक्षा, इस सिक्योरिटी पर ध्यान देना, क्रिटिकल मिनरल से संबंधित और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़े, क्रिटिकल मिनरल और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़े। आपको प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ इसकी बैठक हो रही है? तो इसकी बैठक हो रही है नई दिल्ली में, और क्वाड के जो विदेश मंत्री वो भाग ले रहे हैं। क्योंकि अब करंट अफेयर्स का स्तर भी बढ़ता जा रहा है तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है? मार्को रूबियो। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? पेनी बोंग, आप, ठीक है। और जापान के विदेश मंत्री हैं तोशिमित्सु मोटेगी। इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना। भारत और अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। आपको पता है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सदस्यता वाला जो क्वाड है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसके लिए? पीस के लिए, शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए काम करता है। हाल ही में पता है आपको बंगाल के चुनाव हुए, इसके बाद गवर्नमेंट का जो फोकस है भारत बांग्लादेश की सीमा से संबंधित ज़्यादा बढ़ गया है। अब भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर को अवैध बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो पूरी सीमा है वहाँ पे तकनीकी आधारित स्मार्ट सिक्योरिटी ग्रिड खड़ी की जाएगी। और इस प्रोजेक्ट में जो सीमाओं की निगरानी है वो ड्रोन से, रडार से और आधुनिक कैमरों के द्वारा की जाएगी। आपको इसका प्रयोग कहाँ पे करना है? आप इसका प्रयोग इंटरनल सिक्योरिटी में कर सकते हैं, पेपर 3 में, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर की बात आए तो आपको ये सुझाव या फिर गवर्नमेंट के प्रयास में आप इसको दिखा सकते हैं। नैपकिन, शौचालय और सैनिटरी नैपकिन के अभाव में बंद नहीं होनी चाहिए बेटियों की पढ़ाई। तो ये जो स्कूल या जो प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक स्कूल जो स्कूल है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं, उनके पास सैनिटरी नैपकिन नहीं होती है, स्कूलों में अलग से शौचालय भी नहीं होता है, तो ऐसी बच्चियाँ क्या करती हैं, स्कूल जाना छोड़। तो आप इस पॉइंट को स्कूल या जो माध्यमिक स्कूल में है वहाँ पे कमियों में इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं या समस्याओं। एक और पीढ़ी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अहिल्यानगर की तीर्थ जो नगरी शिरडी है वहाँ पे एक निजी क्षेत्र की रक्षा उत्पादन कंपनी है, कौन सी? नेवी लिमिटेड,
नेवल लिमिटेड की एक इकाई का उद्घाटन किया गया है। यह हर साल 5 लाख गोले, मिसाइल लॉन्चर और रॉकेट सहित कई अन्य रक्षा उपकरण का उत्पादन करेगी। और इसके CMD कौन है? गणेश निबे हैं, यानी कि भारतीय कंपनी है। और इसने इजराइल के साथ $1.75 अरब के रॉकेट लॉन्चर के उत्पादन पर समझौता किया हुआ है। इसका जो अन्य है, इस समझौते के जो इजराइल के साथ समझौता किया है, तो इसमें जो भारत का अजेय पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो हम इसका IR में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे अगर भारत और इजराइल से संबंधित कोई IR से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं कहाँ में, जहाँ पे हम सहयोग कर रहे हैं वहाँ पे लिखने के लिए। इसके अलावा इसका एक पॉइंट है पेपर 3 में जिसका हम यूज कर सकते हैं कि जो TOT ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो उसमें क्या हुआ, DRDO ने क्या किया है, इसकी टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र पर समझौता किया हुआ है किसके साथ? निवे। ठीक है, तो आप ये TOT में एग्जाम्पल के रूप में इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, TOT में TOT ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नेवी लिमिटेड के साथ हुआ है, रक्षा उत्पादन में सहयोग देगा, भारत एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो भारत एक आयातक से निर्यातक देश बनने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा एक आर्टिकल है, वैसे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, केवल गवर्नमेंट की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन कुछ पॉइंट है जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक तिरुवल्लुवर का एक कोट है कि जो अपने संकल्प में अड़ग रहते हैं वे ठीक वही हासिल करते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है। इसका आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने जब बताया कि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, उस समय भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भारत की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है, हम जल्दी तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हैं। इसके अलावा उन्होंने अब गवर्नमेंट की उपलब्धियां गिनाई हैं, जैसे कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ भारतवासी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं उन्होंने, 12 करोड़ से अधिक लोगों को पाइप से पीने का पानी कनेक्शन उपलब्ध कराया है। PM गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है, जिस पर 2.3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। 44 करोड़ से अधिक लोगों को PM आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है, और एक वर्ष में 2.5 करोड़ लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि के तहत अब तक गवर्नमेंट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंकों में भेज चुकी है। 3 करोड़ से अधिक जो महिला हैं वो लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी बनकर अपना जीवन संवार चुकी हैं। इसके अलावा 2 करोड़ से अधिक नए LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि पारित किया गया है, उसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में अब महिलाओं की जो कि आधी आबादी है उनको लगभग 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, तथा एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल है। जो एकलव्य मॉडल किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। और प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वो सभी लोगों के लिए मिलती है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट उपराष्ट्रपति जी ने बताया है कि अगर पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है, 13 नए IIT खोले गए हैं। IIM कितनी हो गई? पहले 13 थे, अब IIM की संख्या 21 हो गई है। एम्स पहले 7 थे, अब बढ़कर 23 हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज अब 823 बढ़कर हो गए हैं। मेडिकल सीटों की संख्या जहां पहले 51,000 के आसपास थी, वह 1,29,603 हो चुकी है। भारतीय रेलवे का क्या हो चुका है? 99% अब विद्युतीकरण हो चुका है रेलवे ट्रैक का। वंदे भारत जैसी नई ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। हवाई अड्डे जहां पहले 74 थे, अब 163 हो चुके हैं। उड़ान योजना आपको पता है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके उसकी दिशा में काम किया जा रहा है। नए पंबन ब्रिज से लेकर चाहे चिनाब ब्रिज का निर्माण हो या बोगीबील पुल का, यह जो बुनियादी ढांचे के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सीमावर्ती गांवों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो वहाँ पे चला रही है वाइब्रेंट विलेज स्कीम, जिसके माध्यम से वहाँ पे डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। अब यहाँ पे टेक के क्षेत्र में उन्होंने कुछ कहा है कि चंद्रयान 3 की हमने सफल लॉन्चिंग की हुई है। AI के क्षेत्र में अब भारत, जो वैश्विक कंपनियां भारत को अपना केंद्र बना रही हैं, और निवेश भी इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चुका है। सेमीकंडक्टर निर्माण की नई नई यूनिट लग रही हैं। मोबाइल फ़ोन उत्पादन में हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, 300 करोड़ डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन का निर्यात भी करते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा है कि इस अमृतकाल में युवाओं के विचार और प्रयास देशभक्ति, उच्च आदर्शों, श्रेष्ठ चरित्र के साथ आगे बढ़ेंगे, तब हम 2047 में एक विकसित भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे।
तो थोड़ा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनका आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ के सुना दिया आपको। हाल ही में आपको पता है मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें एक था कहाँ पे, इटली की यात्रा। तो इटली की यात्रा में जो मेलोडी वाला आपने मीम जरूर देखा होगा, तो उससे संबंधित था। तो उसको उसको क्या कहते हैं राजनैतिक भाषा में, वो होता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ठीक है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होता है, जो हम ट्रैक वन डिप्लोमेसी होती है जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही है, राजनयिक जा रहे हैं, बात हो रही है एक दूसरे देश की, और औपचारिक वार्ताएं हो रही हैं। इसके विपरीत जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, यह इसमें जो संवाद का माध्यम, इसमें क्या होता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी में, इसमें हम संस्कृति होता है, खेल, शिक्षा, साहित्य, धार्मिक संपर्क और व्यावसायिक रिश्ते या जनभावनाएं इस माध्यम बनती हैं। जैसे कि आपको याद होगा पहले भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती थी, या फिर जो रेल बस शुरू की, या हम ट्रेन चलाते हैं समझौता एक्सप्रेस के नाम से, तो ये सब भी क्या है ट्रैक टू डिप्लोमेसी का ही पार्ट होती हैं। आपको पता है जो चाइना है उसकी पांडा डिप्लोमेसी है। अभी हाल ही में जापान ने पांडा चाइना को वापस कर दिए थे क्योंकि उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो अब ट्रैक टू डिप्लोमेसी का महत्व क्या है इसके बारे में है कि जैसे अभी हाल ही में क्या होता है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका चीन के बीच में भी प्रतिस्पर्धा चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है, पश्चिम एशिया का अलग से संकट है जिससे क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, और आर्थिक असमानताएं वैश्विक तनाव बढ़ा रही हैं। तो अगर आप यहाँ पर केवल कठोर शक्ति या पावर पर आधारित कूटनीति पर्याप्त नहीं है, देशों को मानवीय जुड़ाव की भी यहाँ पे आवश्यकता है। ठीक है, यही वजह है कि सांस्कृतिक कूटनीति का महत्व अब तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब केवल सरकारों से नहीं बल्कि संस्कृतियों से भी जुड़ते हैं। तो भारत के लिए लेखक ने एक अवसर के तौर पर इसको देखा है, क्योंकि भारत के पास विशाल सांस्कृतिक पूंजी है, हमारे पास सॉफ्ट पावर है, चाहे वो फिर योगा हो या फिर हमारी मूवीज़ हो। ठीक है, बहुत सारी हमारी सॉफ्ट पावर है। कौन से, हमारा खाना है, योग है, आयुर्वेद है, बॉलीवुड है, संगीत है, क्रिकेट है, डिजिटल कंटेंट है, स्थानीय ब्रांड है। तो ये हमारे सांस्कृतिक प्रभाव के उपकरण बन सकते हैं। इसका आप उपयोग आईआर में कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम भविष्य में चाय डिप्लोमेसी देख सकते हैं, मसाला डिप्लोमेसी देख सकते हैं, और स्ट्रीट फूड डिप्लोमेसी, ये तो निश्चित ही मेरे ख्याल से आगे आएगी ही, या डिजिटल मीम डिप्लोमेसी जैसे भी नए शब्द सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में पुलिस ने, क्या हुआ कि एक मीडिया ब्रीफिंग चल रही थी तो उसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी हंसते हुए नजर आए। यह टोटली असंवेदनशीलता दिखाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग आप इथिक्स में, इस एग्जाम्पल का प्रयोग हमेशा इथिक्स में ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव प्रयोग करके ही दिखाएं, आप नेगेटिव एग्जाम्पल का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि मतलब अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आप पॉजिटिव में बताते हैं कि इन्होंने ये अच्छा काम किया, आप नेगेटिव में बता सकते हैं कि इनको ये नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे आईजी भारती थी तो वो जो हंसते हुए नजर आई, यह इसका प्रयोग आप आईआर में कर सकते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल की तरह। एक ही अलग मामला है, ट्रंप ने ईरान से सुलह को अब्राहम समझौते से अब जोड़ा है। तो उन्होंने कहा अरब इस्लामिक देश है वो इजराइल से भी रिश्ते सामान्य करें। इन्होंने अपना नया शगुफा छोड़ दिया है, देखते आगे क्या होता है। आपने प्री में जरूर पढ़ा होगा तैयारी के समय, जो धान की खेती से है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। उसी से संबंधित एक आर्टिकल है कि विगत 65 सालों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो दोगुना होकर 1.1 अरब टन पहुंच चुका है। धान की खेती से निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 65 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है, और कितना हो गया है 1.1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर पहुंच चुका है। जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान किसका, एशिया में चावल उत्पादन का रहा है। और धान किसके भी 2001 से 2020 के बीच धान के जो जलमग्न खेत होते हैं वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। कौन सी मीथेन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी निकलती है, आप दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा यही 2 पॉइंट है आप प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप ग्रीन हाउस गैस जानते हैं कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, तो यहाँ से हम फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन जो निकलती है, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस
हमारे वातावरण के चारों तरफ जमा होते हैं तो वो इसको निकलने नहीं देते हैं, वापस हमारी तरफ भेज देते हैं, जिससे ये गर्मी या हीट पैदा करते हैं और टेम्परेचर बढ़ता है। धन्यवाद। और इसी के साथ ये जो दैनिक जागरण है, इसके जो मुख्य पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। लगभग 13-14 मिनट 15 मिनट के आसपास का है। और अगर आप चाहते हैं ऐसा चलता रहे तो बताइएगा, शुरू करेंगे फिर।